हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? सभी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई जो है वो कर रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ हम अपना जो चैप्टर है उसका एक नेक्स्ट टॉपिक जो है, जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो हम करने जा रहे हैं। और वो टॉपिक जो है वो है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। बैलेंसिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 10th क्लास के अंदर, और आप जब फर्दर भी आगे अपनी पढ़ाई करोगे तो उसमें भी बैलेंसिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो सब ने आपने बैलेंसिंग बहुत ढंग से करनी है, प्रैक्टिस करनी है। बिना प्रैक्टिस के आप बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन नहीं कर पाएंगे। तो आपने मैं आपको बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूँ, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा है उससे ही हम स्टार्ट करेंगे। किस तरह से फॉर्मूले बनाते हैं, किस तरह से उनको बैलेंसिंग करते हैं। तो इस वीडियो को बहुत ढंग से देखना, बहुत एक एक पॉइंट को नोट करना, और उसके बाद अपनी जो बैलेंसिंग है उसकी प्रैक्टिस जरूर करना। तो स्टार्ट करते हैं बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। सबसे पहली बात कि फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए जो हमारा रूल है दैट इज क्रिस क्रॉस रूल। ये हम ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि जिस भी एलिमेंट का आपको वैलेंसी पता है उस एलिमेंट के नीचे उसकी वैलेंसी लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, और फिर हमारा फॉर्मूला जो है उस कंपाउंड का तैयार है। जैसे Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड का आपको मान लो फॉर्मूला बनाना है कि एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या फॉर्मूला बनाएंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, एल्यूमिनियम की आपको पता है वैलेंसी 3 है, उसके नीचे लिख दी। ऑक्सीजन की आपको पता है वैलेंसी 2 होती है, उसके नीचे लिख दी। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करा, एल्यूमिनियम 2 हो गया और ऑक्सीजन 3 हो गया। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। तो इसी तरह से हम अपने जो फॉर्मूले हैं किसी भी कंपाउंड के वो इजीली बना सकते हैं। एक और एग्जांपल, एल्युमिनियम नाइट्रेट आपको बनाना है। तो आपको पता है एक तो एल्युमिनियम है, उसके अंदर एक हमारा रेडिकल है नाइट्रेट। ठीक है, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 है, नाइट्रेट की वैलेंसी 1 है। दोनों को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो आप देखोगे हमारा जो फॉर्मूला बन गया वो बन गया AlNO3 होल थ्राइस। ठीक है, अब इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि जो आपका रेडिकल है NO3 एक रेडिकल है। रेडिकल क्या होता है, जब एक से ज्यादा एटम आपस में कंबाइन करते हैं और उनके ऊपर चार्ज हो तो उसको हम रेडिकल कहते हैं। जैसे NO3 के ऊपर -1 का चार्ज है। तो इस तरह से हम किसी भी फॉर्मूले के, किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला जो है वो इजीली बना सकते हैं। अब आते हैं और प्रैक्टिस। जैसे सोडियम सल्फेट बनाना है, आपने क्या करो, सोडियम की वैलेंसी आपको पता है 1 है, सल्फेट एक रेडिकल है और उसका ऊपर जो चार्ज होता है वो -2 होता है, तो वही उसकी वैलेंसी हो गई। उसके नीचे हमने 2 लिख दिया। अब एक दूसरे को क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो आपका बन गया Na2SO4। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि आपने जो आपका रेडिकल है वो पूरे को कंबाइन करना है। ठीक है, ये आपका जो है पूरा सल्फेट जो है वो 1 से कंबाइन हुआ है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है फॉर्मूला इजीली बना सकते हैं। फॉर्मूले अगर आपको बनाने आ गए तो आप फिर बैलेंसिंग भी इजीली कर पाओगे। चलो नेक्स्ट चलते हैं एक और एग्जांपल पर। पोटेशियम आयोडाइड, आपको पता है पोटेशियम की वैलेंसी 1 होती है, आयोडाइड की वैलेंसी 1 होती है। आयोडीन जो है जब उसके ऊपर चार्ज हो जाता है तो वो आयोडाइड बन जाता है। तो हमने दोनों की वैलेंसी रखी, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करा और हमारा फॉर्मूला बन गया Ki। एक चीज ध्यान रखना, जब दोनों की वैलेंसी सेम होती है, जैसे दोनों के नीचे 1 आ रहा है यहाँ पे, इसी तरह से दोनों के नीचे 2 आ रहा है, तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। उनको आपने ऐसा नहीं करना है कि जैसे मान लो K की वैलेंसी 2 होती और I की 2 होती तो हम उनको K2I2 लिख देते। हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। अगर सेम वैलेंसी है तो वो कैंसिल आउट हो जाती हैं, वही दोनों मिलके अपना एक सिंपलेस्ट फॉर्मूला बना देते हैं। ठीक है, इस चीज को अपने माइंड में जरूर रखना है। दूसरा जो हमारा एक और चीज है, एक होता है सबस्क्रिप्ट और एक होता है कोफिशिएंट। सबस्क्रिप्ट होता है जो हम नीचे की साइड में लिखते हैं किसी भी फॉर्मूले के, और जो कोफिशिएंट होता है वो आगे लगता है। तो ये हम जब बैलेंसिंग करेंगे इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। आपने वहां पे ये चीज ध्यान रखनी है कि जैसे दोनों की सबस्क्रिप्ट अगर सेम नंबर आ रही है, सेम अगर वैलेंसी है दोनों की, तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर सेम ही रहेगा, कैंसिल आउट हो जाती है वैलेंसी। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम की वैलेंसी 1 है, हाइड्रोक्साइड की 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा क्योंकि दोनों की वैलेंसी सेम है इसीलिए कैंसिल आउट हो गई और आपका एक सिंपलेस्ट फॉर्मूला बन गया NaOH। इसी तरह से मान लो कैल्शियम ऑक्साइड है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर कैल्शियम की वैलेंसी भी 2 है, ऑक्सीजन की भी 2 है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो आपका सिंपलेस्ट फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड का।
ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्मूला है। दोनों हमने एलिमेंट लिखे, उनके नीचे उनकी वैलेंसी लिखी और उनके बाद उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करा। पर यहाँ पे क्योंकि दोनों की वैलेंसी सेम है इसीलिए वो कैंसिल आउट हो गई और आपका सिंपलेस्ट फॉर्मूला बन गया CaO। यहाँ पे एक चीज और आप ध्यान करना कि जो हमारा एलिमेंट है उसका पहला अक्षर हमेशा बड़ा लिखा जाता है और जो दूसरा अक्षर है वो यहाँ पे आपका छोटा लिखा गया है। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं है कि कैल्शियम को भी कैपिटल में लिख दिया, ए को भी कैपिटल में लिख दिया। जो भी किसी भी एलिमेंट का आप पहला अक्षर लिख रहे हैं वो हमेशा आपका कैपिटल होगा, तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है। इसी तरह से एक और फॉर्मूला है आयरन कार्बोनेट का। आयरन की दो वैलेंसी होती हैं +2 एंड +3। तो यहाँ पे देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है आयरन 3, यानी इसकी वैलेंसी 3 है। अगर ब्रैकेट में 2 लिखा है तो उसका मतलब उसकी वैलेंसी 2 है। तो यहाँ पे हमने आयरन की वैलेंसी लिख दी 3। इसी तरह से कार्बोनेट पे 2 का चार्ज होता है तो उसकी वैलेंसी हो गई 2, हमने नीचे लिख दी और उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे आयरन तो हो गया 2 और कार्बोनेट हो गया 3। अब यहाँ पे देखो पूरे CO3 को 3 से मल्टीप्लाई करा है। ये चीज आपने बिल्कुल माइंड में रखनी है कि ये पूरी जो आपका रेडिकल है ये पूरा ही 3 से मल्टीप्लाई होगा। ऐसा नहीं है कि कार्बन को आपने अलग से 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और ऑक्सीजन हो गया 9, ऐसा नहीं। पूरा रेडिकल पूरा ही होल जो है वो मल्टीप्लाई होगा। तो ये चीज आपने बिल्कुल माइंड में क्लियर रखनी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे फॉर्मूलेज हैं जिसमें एलिमेंट्स भी हैं, रेडिकल्स भी हैं, जिनके आपको वैलेंसी या चार्ज याद रखने हैं क्योंकि ये आपके बार बार काम आएंगे। जैसे हाइड्रोजन है, सोडियम है, अमोनियम है, क्लोराइड है, हाइड्रोक्साइड है, क्लोरेट है, बाइकार्बोनेट, बाइसल्फेट, परमैग्नेट, बेरियम, मैग्नीशियम, क्यूप्रिक, फेरस, एल्युमिनियम, एंटीमनी, बोरोन, फेरिक, फॉस्फेट, फॉस्फाइड। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। एक चीज यहाँ पे देखो आयरन, आयरन जो है यहाँ पे OUS है और यहाँ पे जो आयरन है वो ICE है। ठीक है, तो जो उसकी वैलेंसी है, जैसे यहाँ उसकी वैलेंसी है 2, तो जहां जो छोटी वैलेंसी होती है उसके पीछे OUS लगा देते हैं और जो बड़ी वैलेंसी होती है यहाँ पे जैसे इसकी वैलेंसी जो है वो 3 है, तो जहां उसकी बड़ी वैलेंसी होती है वहां पे हम इक लगाते हैं। जैसे क्यूप्रस है तो क्यूप्रस की वैलेंसी वहां पे 1 होगी, क्यूप्रिक होगा तो वहां पे उसकी वैलेंसी 2 होगी, यानी उसकी 2 वैलेंसी हो सकती है। ठीक है, तो कुछ ऐसे हमारे एलिमेंट्स भी हैं जिनकी एक से ज्यादा वैलेंसी हो सकती है, तो उनमें जो छोटी वैलेंसी है, जो कम नंबर वाली वैलेंसी है, उसके पीछे OUS लगाएंगे और जो बड़े नंबर की वैलेंसी है उसके पीछे इक लगाएंगे। तो ये चीज भी आपने ध्यान रखनी है। इन सबको आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लो, पॉज करके वीडियो को थोड़ी देर, क्योंकि ये आपके बार बार काम आएंगे और जब भी आप फॉर्मूले बनाएंगे तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे फॉर्मूले बनाने के लिए। उसके बाद ही आपकी बैलेंसिंग पॉसिबल होगी। तो इसीलिए इनको ढंग से कॉपी में नोट डाउन करो और इनको याद भी करना है आपने। इसी तरह से ये हमारे कुछ कटायंस और अनायन हैं। सोडियम है, सिल्वर है, पोटेशियम है, लिथियम है, अमोनियम है, बेरियम, कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीशियम, आयरन। तो जहां पे भी एक से ज्यादा वैलेंसी है देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, जैसे कॉपर की 2 वैलेंसी है तो ब्रैकेट में 2 लिख दिया। ठीक है, इसी तरह से आयरन की 2 है तो +2 है तो वो 2 लिख दिया, आयरन की 3 है तो 3 लिख दिया ब्रैकेट में। तो ये आपको एक थोड़ा हेल्प करेगा कि आपको ये जानने में कि आपकी वैलेंसी कौन सी यूज हो रही है। एक मैंने आपको बता दिया कि अगर किसी के पीछे OUS लग रहा है तो उसकी लोअर वाली वैलेंसी है, इक लग रहा है तो आपकी हायर वाली वैलेंसी है। दो ही आपके आएंगे, कॉपर और एक आपका आयरन। तो कॉपर में क्यूप्रस हो गया +1 और क्यूप्रिक हो गया +2। इसी तरह से आयरन में फेरस हो गया +2 और फेरिक हो गया +3। ठीक है, तो इनको भी आपने सारे जितने भी हमारे कटायन अनायन हैं इनको अगर आपने नोट कर लिया और याद कर लिया, कुछ आपको स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आएगी लेकिन आप जैसे से इसको बनाना स्टार्ट करोगे फॉर्मूले को, ये धीरे धीरे आपके याद भी हो जाएंगे। लेकिन प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस आपको बहुत जरूरी है करनी। ये कुछ एग्जाम्पल है, जैसे सोडियम कार्बोनेट बनाना है तो सोडियम लिख लिया, कार्बोनेट लिख लिया, उनके नीचे उनकी वैलेंसी लिख दी, क्रॉस मल्टीप्लाई करा। तो आप इनको खुद प्रैक्टिस कर सकते हो कि फिर उसके बाद चेक कर सकते हो कि आपने जो फॉर्मूले बनाए हैं वो सही हैं या नहीं है और कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हो। तो ये फॉर्मूले जब आपको बनाने आ जाएंगे तो बैलेंसिंग कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ईजी आपको बैलेंसिंग लगेगी। चलते हैं आगे। हमने पढ़ा है कोई भी हमारा रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन, तो उसमें एक रिएक्टेंट होता है और एक प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट क्या है? जो भी चीजें स्टार्टिंग मटेरियल हमने ली हैं उनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं
और जो हमारा नया सब्सटेंस बना है रिएक्शन होने के बाद में, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट जो है वो इनिशियल चीज है हमारी, और प्रोडक्ट जो है जो हमारा फाइनल बना उनके रिएक्शन होने के बाद, वो हमारा प्रोडक्ट है। एक कोफिशिएंट होता है और एक सबस्क्रिप्ट होता है, ये चीजें आपने माइंड में क्लियर करनी है। जब आप बैलेंसिंग करेंगे तो आप कोफिशिएंट यूज करेंगे। कोफिशिएंट का मतलब है कि जो चीजें किसी फॉर्मूले के आगे लिखी जाती हैं, और सबस्क्रिप्ट क्या है, जो किसी एलिमेंट के नीचे की साइड में लिखी जाती है। तो हमने जब भी बैलेंसिंग करेंगे हम कोफिशिएंट यूज करेंगे। जब हम फॉर्मूले बनाते हैं तो वहां पे सबस्क्रिप्ट यूज होती हैं, लेकिन जब हम फॉर्मूले की बजाय जब बैलेंसिंग करेंगे वहां पे हम कोफिशिएंट यूज करेंगे, सबस्क्रिप्ट यूज नहीं करेंगे। बैलेंसिंग में हमेशा जब आप बैलेंस कर रहे हैं तो जो भी नंबर से जिससे आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो हमेशा आपका आगे आएगा, कभी भी नीचे नहीं लिखा जाएगा। इसको माइंड में बिल्कुल क्लियर करना कि बैलेंसिंग में हम हमेशा कोफिशिएंट यूज करेंगे। कुछ सिंबल्स हैं जो हमने ऑलरेडी केमिकल इक्वेशन में पढ़ लिए हैं। प्लस का मतलब होता है इसके अलावा और कौन कौन है। जैसे रिएक्टेंट्स में एक आपका मान लो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन बना क्या। अब बनने में भी जैसे हो सकता है किसी में अंदर आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन है तो उसके अंदर एक से ज्यादा चीजें बनती है, तो वहां पे हम उनको एक एक बीच में लिख के एलिमेंट्स के और प्लस का साइन लगाते हैं। ठीक है। एरो मार्क क्या है, एरो मार्क आपका ये शो करता है कि रिएक्शन का डायरेक्शन किस तरफ है। इसका हमेशा टिप जो होगा वो प्रोडक्ट की साइड में होगा, और जो इसका टेल है वो हमेशा रिएक्टेंट की साइड में होगी। इसी तरह से जब हम बैलेंसिंग करते हैं तो उनकी स्टेट भी लिखते हैं कि वो किस स्टेट में है, वो सॉलिड है, वो लिक्विड है, या गैस है, या एक्वस है। सॉलिड तो आपको एस सिंबल से यूज करेंगे, लिक्विड है तो एल सिंबल से यूज करेंगे, गैस है तो जी लिखेंगे, और अगर मान लो वो एक्वस है यानी पानी में डिजॉल्व है तो उसके लिए ए क्यू लिखेंगे। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। ए क्यू का आप सॉलिड लिक्विड गैस तो आपको इजीली क्लियर है, उसमें तो आपको डाउट नहीं होगा। थोड़ा बहुत आपको एक्वस में आ रही है, तो एक्वस का मतलब है पानी में कोई भी चीज अगर हमारे डिजॉल्व है दैट इज कॉल्ड एक्वस। ठीक है। नाउ एक एग्जांपल इक्वेशन का, जैसे सोडियम और वाटर आपस में रिएक्ट करे, उन्होंने सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया, हाइड्रोजन गैस बाहर निकली। तो इसके लिए हमने क्या करा, पहले तो रिएक्टेंट लिखे, उनका कंपाउंड का फॉर्मूला बनाया। जैसे वाटर का बनाना है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। उसके बाद फिर हमने उसकी स्टेट लिखी कि वो किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है। फिर क्या प्रोडक्ट बना उसके लिए हमने एरो मार्क यूज किया हुआ है। NaOH क्योंकि सॉलिड स्टेट में बनता है तो उसके ब्रैकेट में लिख दिया S। H2 गैस है तो उसके ब्रैकेट में लिख दिया G। तो यहाँ पे अब हमारे रिएक्टेंट एक साइड में हो गए, प्रोडक्ट एक साइड में हो गए। जब हम इनको बैलेंसिंग करते हैं तो देखो उसमें हम यहाँ पे कोफिशिएंट यूज कर रहे हैं, ये आपका कोफिशिएंट है। तो आपने ये चीज ध्यान रखनी है, बैलेंसिंग करने के लिए आप जो भी लगाओगे वो यहाँ पे आगे की साइड में लगाओगे। ठीक है। कोई भी जो आपका प्रोडक्ट बना है या आपका रिएक्टेंट है उनके आगे आपका कोफिशिएंट लगेगा बैलेंसिंग करने में, तभी भी आप यहाँ पे सबस्क्रिप्ट यूज नहीं करोगे। जो हाइड्रोजन के हमने H के नीचे जो 2 लिखा हुआ है, जो एरो मार्क दिख रहा है, वो बता रहा है सबस्क्रिप्ट। ठीक है। वो हम यूज करते हैं जब फॉर्मूला बनाते हैं, और जब हम उसकी बैलेंसिंग करते हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं कोफिशिएंट। ठीक है। ये चीज आपने क्लियर रखनी है जब हम बैलेंसिंग करेंगे इक्वेशन को। नाउ सबसे पहले आपने बैलेंसिंग के लिए क्या करना है, आपने पहले तो एलिमेंट देखने हैं कौन कौन से हैं, रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, उनकी संख्या लिख लो। फिर देखो कौन कौन सी चीजें बराबर हैं और कौन सी चीजें बराबर नहीं है। जो चीजें बराबर नहीं है उसको आपने बैलेंस करना है। तो जैसे अब यहाँ पे इसमें दिख रहा है हाइड्रोजन रिएक्टेंट में भी 2 हैं, प्रोडक्ट साइड में भी 2 हैं। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 2 है लेकिन प्रोडक्ट साइड में 1 है। तो आपने उसको क्या करना पड़ेगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे वहां पे भी क्या हो जाए, 2 हो जाए। ठीक है। तो उस तरह से हम उसको बैलेंसिंग करते हैं। जैसे ये आपको एग्जांपल दिया हुआ है कि हमने क्या करा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन करा है, 2H2O बन रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे मान लो H2 लिखा आपने, O2 लिखा और H2O बन रहा है, लेकिन दोनों की संख्याएं अलग अलग है। ऑक्सीजन आप देखोगे तो प्रोडक्ट साइड में एक ही, वाटर के अंदर तो एक ही ऑक्सीजन होता है, और उस साइड में रिएक्टेंट साइड में आपके ऑक्सीजन 2 हैं। तो आप क्या करोगे, इधर जो प्रोडक्ट साइड में आपकी जो ये इक्वेशन है इसको आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे। तो ये हमने देखो यहाँ पे 2 लगा दी। अब यहाँ पे 2 लगाने के बाद हाइड्रोजन आपके यहाँ पे 4 हो जाएंगे, तो हमने यहाँ पे H2 के आगे भी 2 लगा दिया। ठीक है। तो इस तरह से हमारी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो इस तरह से हम बैलेंसिंग जो है वो इजीली कर सकते हैं। एक चीज आपने नोट की होगी कि हमने आगे लगाया है,
जिसको भी हमने बैलेंस करा है, दोनों साइड में जब इक्वल हो जाए तब आपने एक बार इसको कंफर्म करके देखना है कि दोनों साइड में हमारे एलिमेंट्स की संख्या, एटम की संख्या बराबर है। क्योंकि हमारा जो बैलेंसिंग है वो कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है कि दोनों साइड में आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम जो है वो सेम रहेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं हम आगे। अब आपने कुछ प्रैक्टिस करनी है बैलेंसिंग की। देखो ये एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही है यहाँ पे। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट रिएक्ट कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। अब यहाँ पे जैसे आपको कार्बोहाइड्रेट का अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो वो होता है C6H12O6। अब इसको आप लिख लो, CO2 प्लस में H2O गिव राइज टू C6H12O6 प्लस में O2। अब इसमें देखो एटम्स रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, प्रोडक्ट साइड में कितने हैं। जहां कमी पड़ रही है उसके आगे, यानी आपने उसके आगे की तरफ कोफिशिएंट लगाना है और उसके हिसाब से दोनों को बराबर करना है। दोनों जब आप कंफर्म हो जाएं कि बराबर है तब आपकी इक्वेशन बैलेंस कहलाएगी। एक और इक्वेशन है कंबशन। कंबशन आपको पता है, ये जैसे हमारी जो घरों में गैस यूज करते हैं जैसे CH4 मीथेन, तो मीथेन का कंबशन कर रहे हैं तो कंबशन के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो CH4 प्लस में O2। जब भी किसी चीज का कंबशन होता है तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट इवॉल्व होती है। ठीक है, तो वहां पे आपका प्रोडक्ट साइड में क्या बनेगा, CO2 प्लस में H2। हीट आप लिख सकते हो लेकिन हीट कोई फॉर्मूला नहीं है जिसको हम बैलेंस करें। तो आपने बैलेंस क्या करने हैं, कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो इसको आप बैलेंस करें, लिखें इक्वेशन को, CH4 प्लस में O2 गिव राइज टू CO2 प्लस में वाटर। फिर देखेंगे आपकी इक्वेशन बैलेंस हुई या नहीं हुई है। तीसरी एक और प्रैक्टिस आपने करनी है, रस्टिंग ऑफ आयरन। Fe जो है, आयरन जो है, जब उसको ऑक्सीजन मिल जाती है, वाटर मिल जाती है, तो वो बनाता है Fe2O3.XH2। ठीक है, तो यहाँ पे आपने रिएक्टेंट साइड में क्या लेना है, आयरन Fe, ऑक्सीजन O2 और वाटर। इन तीनों की जब रिएक्शन होती है तब आपका Fe2O3 प्रोडक्ट बनता है। तो आपने इसको भी Fe2O3.XH2 इसको भी बैलेंस करके देखना है कि आप बैलेंस कर पाते हैं या नहीं। जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ये बैलेंसिंग आएगी। आपने अपनी बुक के अंदर जो भी एक्सरसाइज है वो भी प्रैक्टिस करनी है। कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई डाउट आ रहा है, तो वो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो ये आप करके देखिए बिना देखे कुछ भी, और उसके बाद फिर आंसर चेक कीजिए कि जो आपने बैलेंसिंग की है वो सही है या गलत है। ध्यान ये रखना है कि जहां पे भी कमी पड़ रही है तो उसके लिए आप उसके आगे कोफिशिएंट लगा सकते हैं, सब्सक्रिप्ट नहीं लगानी है। ठीक है, सब्सक्रिप्ट सिर्फ कहां यूज होगी, जब आप फॉर्मूले बनाएंगे। तो ये आपको बैलेंसिंग समझ में आ गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। लेकिन बैलेंसिंग के लिए सबसे मेन चीज है कि आप प्रैक्टिस करें। जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी, सबसे पहले तो काम यही है कि आपको कंपाउंड बनाना चाहिए। कंपाउंड बनाना जब आपको आ जाएगा तब आप इक्वेशन लिख पाएंगे। जब आप इक्वेशन लिख पाएंगे तो फिर उसको आप बैलेंस कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको फॉर्मूले नहीं आते, रेडिकल का नहीं पता, उसकी वैलेंसी का नहीं पता, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैलेंसिंग। मैंने आपको कुछ फॉर्मूलेज भी दिए हैं, उन्हीं फॉर्मूले में मोस्टली जो रेडिकल्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो आ जाते हैं और उनकी वैलेंसी आपको बता दी है। तो उनको आप नोट डाउन करें, उनको पहले याद करें, उनको फॉर्मूले बनाने की प्रैक्टिस करें। ये 9th का टॉपिक था लेकिन हमने फिर भी उसको डिस्कस किया है कि जिससे आप 9th में अगर नहीं कर पाए हैं तो आप उसको आप ढंग से करें। तो उम्मीद करता हूं कि आप इनको करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, इनको कॉपी में, नोटबुक में लिखेंगे, याद करेंगे, और जो आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज हैं उनको आपको बैलेंस करके मेरे पास भेजना है। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ओके, थैंक यू, स्टे सेफ।